देश भर में जारी छात्रों और सियासी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात इस कानून को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट नाम दिया गया है। यह कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इजाजत दे चुकी हैं, यानी मंजूरी दे चुकी हैं। कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दी जा सकेगी। कानून के प्रावधानों के मुताबिक पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर 3 साल से 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराध के दोषी नकल माफिया को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में सभी बड़े सार्वजनिक परीक्षाएं आएंगी, मसलन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती एग्जाम, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से जो सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं वो सारे इसके दायरे में, इस कानून के दायरे में आएंगे। तो एंटी पेपर लीक लॉ के जरिए अब लगाम कसने की तैयारी, क्या क्या बातें इसमें कही गई, इस कानून के जरिए कैसे लगाम कसी जाएगी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, नकल पर नकेल कसेगा ये नया कानून। इस कानून का जो नाम क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इस एक्ट का नाम है ये। अब कानून से क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा वो जानिए। सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल पर इससे नकेल कसी जाएगी, इससे नकल पर लगाम लगेगी। और तीसरी जो बड़ी बात इससे होगी वो क्या होगी, जो नकल के दोषी को कितनी, जो नकल कर रहे हैं उनके दोषियों को कितनी सजा होगी, 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया जा सकेगा जो नकल करते हुए पकड़े जाएंगे। अब इससे जो जुड़े हुए माफिया हैं उनके लिए क्या कदम इसमें उठाए गए हैं वो अब आपको बताते हैं। देखिए, नकल के संगठित अपराध से जुड़े जो लोग पाए जाएंगे उनके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो करीब 1 करोड़ का हो सकता है और उनको 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस एंटी पेपर लीक लॉ में किया गया। मतलब यह कि इसके जरिए वो तमाम एग्जाम्स जिसकी तैयारी बच्चे बहुत मेहनत के साथ करते हैं उसके लिए कड़े कानून को लागू किया गया है। इस नए कड़े कानून के दायरे में कौन कौन परीक्षाएं आएंगी वो भी अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम हैं वो इस लॉ के तहत आएंगे। यूपीएससी यानी देश की सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएससी, इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड जो एग्जाम्स लेता है वो भी इसके दायरे में होगा। और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो तमाम एग्जाम लेते हैं वो भी इसके दायरे में होंगे। इसके अलावा बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं भी, जो एंटी पेपर लीक लॉ है इसके अंदर ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज के जो पेपर होंगे वो सब उसके दायरे में आएंगे। अगर इनमें कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस कानून के तहत उसमें जो दोषी है उसको सजा दिए जाने का प्रावधान रखा गया। इसके जरिए कोशिश ये है कि जो भरोसा छात्रों का टूटा है उस भरोसे को दोबारा हासिल किया जा सके। तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एग्जाम्स हैं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो, इसके अलावा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो तमाम एग्जाम लेती है वो सब इसके दायरे में आएंगे। और इसके जरिए कोशिश यही है कि छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके गुस्से को भी कुछ कम किया जा सके, शांत किया जा सके। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर देश भर में बवाल के बीच सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। छात्र पेपर कैंसिल करने की मांग पर अब भी अड़े हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी लगातार अब एक्शन में है। नीट पेपर लीक मामले में अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। यह जानकारी घटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र की बुकलेट के कोड से मिली है। यह कोड नंबर हजारीबाग के एक एग्जाम सेंटर का बताया जा रहा है, जिसमें आगे की जांच अभी की जा रही है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो एग्जाम का पेपर है इसके एग्जामिनेशन सेंटर का जो कोड होता है उससे ये पता चल रहा है कि हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक हुआ है। और दिल्ली से यूपी तक इस पूरे मामले में एक्शन है। एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। कई बड़े लोगों से पूछताछ की भी तैयारी हो रही है। लेकिन ये सारे कदम हैं, इसका मकसद ये है कि जो बच्चे एग्जाम्स में बैठे थे उनका भरोसा दोबारा
हासिल किया जा सके और इसीलिए एंटी पेपर लीक लॉ जो है वो सरकार ने लागू कर दिया। कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं। देखिए, नीट पेपर जो लीक है वो हजारीबाग सेंटर जो है वो उससे लीक हुआ है, ये ऐसा बताया जा रहा है। ईओयू की जांच में आरोपियों से जो बातें अब तक सामने मिली आई हैं उनसे ये बातें बताई जा रही। पटना में मिले जो बुकलेट जली हुई मिली है उसमें जो नंबर था सेंटर का, उससे पता चल रहा है कि हजारीबाग का से पेपर लीक हुआ हो सकता है। हजारीबाग का सेंटर का उसमें कोड दर्ज था जो जला हुआ पेपर हासिल हुआ है, बुकलेट जो हासिल हुई है। इसके बाद पुलिस ने बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया था। इस जले हुई बुकलेट के मिलने के बाद अब पटना की जांच की जो टीम है उसने एचआरडी मंत्रालय को इस बात की जानकारी दे दी है। जो अब तक के इनपुट एजेंसीज को मिले हैं वो एचआरडी मिनिस्ट्री को सौंप दिए गए हैं। ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो मांगा है ताकि मिलान किया जा सके। जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है और जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसमें समानता है नहीं है, ये सारी बातें सामने आएंगी। अब देखिए कहां तक पेपर लीक के तार जुड़े हैं वो अब आपके सामने है। गोधरा गुजरात, पटना बिहार, झज्जर हरियाणा और इसके बाद हजारीबाग झारखंड जो बुकलेट जली हुई मिली है उसमें हजारीबाग के सेंटर का जिक्र है। पूरा एग्जाम सेंटर ही मैनेज कर लिया गया गोधरा गुजरात में। पटना बिहार में क्या हुआ, एक दिन पहले ही छात्रों को पेपर लीक, छात्रों तक पेपर पहुंच गया। झज्जर हरियाणा में क्या हुआ, एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर गए, 8 टॉपर एक सेंटर से निकले। हजारीबाग झारखंड में क्या हुआ, हजारीबाग के सेंटर के थे पटना में जले हुए बुकलेट। जो पटना में जली हुई बुकलेट मिली वो हजारीबाग के सेंटर के ही बताए जा रहे हैं। तो हजारीबाग से काफी कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन गुजरात से लेकर के बिहार, झारखंड और हरियाणा तक इसके तार जुड़ रहे हैं। लेकिन हजारीबाग वाले मामले में अभी जांच कहां तक पहुंची है, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हम नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जो जली हुई बुकलेट मिली उसके एग्जाम सेंटर के कोड से हजारीबाग की बात समझ में आ रही है। इस पूरे मामले में अभी जांच एजेंसियों ने कुछ और आगे की बातें बताई हैं कि अभी उनकी जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, चूंकि लगातार नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, नई जानकारी मिलती जा रही है और उसके आधार पर जांच भी आगे बढ़ रही है। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसमें हजारीबाग से चूंकि प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है, क्योंकि जो बुकलेट नंबर मिला था ईओयू को उसमें जो सीरियल नंबर दिया हुआ था उस नंबर से ये पता चल गया कि आखिर ये किस शहर के लिए ये कोड जारी हुआ था, ये सीरियल नंबर जारी हुआ था। तो जानकारी मिली कि ये हजारीबाग का था और हजारीबाग का मिलने के बाद अब उस दिशा में जांच आगे बढ़ी है। दरअसल इस पूरे मामले में जो सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आ रहा है, जो एक मास्टरमाइंड के तौर पर ये भी है, और इसकी जो गाड़ी थी, डस्टर गाड़ी से ये बरामद हुआ था पटना में शास्त्री नगर थाना इलाके में, और ये डस्टर गाड़ी का जो नंबर था वो झारखंड का ही है। इसके अलावा सिकंदर यादवेंदु चूँकि मूलतः रांची में ही अपने परिवार के साथ रहता है और पहले नौकरी के पहले वो वहीं पर ठेकेदारी का काम करता था। झारखंड में इसके काफ़ी बड़े संपर्क हैं। तो अब ये सारी बातें जुड़ती जा रही हैं कि सिकंदर चूँकि खुद झारखंड से जुड़ा है, जिस गाड़ी से बरामद हुआ वो झारखंड नंबर की गाड़ी थी, हजारीबाग से प्रश्न पत्र लीक होता है। तो ये तमाम पहलू जुड़ते जा रहे हैं और इसके आधार पर जाहिर है अब जाँच आगे की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल अभी कोई और इसमें नई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब जो नई जानकारी मिली है उसके बाद छापेमारी बढ़ गई है, अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। झारखंड के देवघर में भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनको हिरासत में भी रखा गया है। 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और इसी तरह कई दूसरे इलाकों में, चूंकि नालंदा का भी कुल मिलाकर के एजेंसीज जो है नीतीश वो अलग अलग कड़ियों को जोड़ करके उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से पूरे मामले की शुरुआत हुई। नीतीश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। बिहार में पेपर लीक के मामले को लेकर तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी से भी पूछताछ की जा सकती है। एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई नीट पेपर लीक के मामले में इसके साथ साथ प्रीतम से गेस्ट हाउस में बुकिंग को लेकर के सवाल करेगी, जिसे लेकर भी अब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी से भी पूछताछ हो सकती है। इससे जुड़ी कुछ और आपको अपडेट जानकारी देते हैं कुछ ग्राफिक्स की शक्ल में। तेजस्वी यादव के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछताछ इस मामले में हो सकती है। देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें कैसे इस मामले में बढ़ सकती हैं। पेपर लीक के मामले में पूछताछ के लिए ईओयू ने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया। आरोपियों के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाने का आरोप है। जो आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उनके लिए गेस्ट हाउस बुक करवाने का आरोप है। सिकंदर के कहने पर कमरा बुक करवाने में मदद की थी।
पर्सनल सेक्रेटरी ने, जो पीएस है तेजस्वी यादव का, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है आरोपी सिकंदर, और अभी इसी मामले में तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ कब होगी, कैसे होगी, और इस पर ज्यादा अपडेट हम नीतीश से लेंगे। लेकिन प्रीतम कुमार का जो रिश्तेदार है वो आरोपी सिकंदर का मिलने वाला बताया जा रहा है। नीतीश, ये जो पीएस से पूछताछ की बात हो रही है, ये कब तक हो सकती है? देखिए, अभी उनको नोटिस दिया गया है, उनसे कहा गया है कि वो ईओयू के पास पहुंचे। आज ही पहुंचेंगे इस बात की संभावना है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज प्रीतम वहां पर पहुंच रहे हैं। और उनसे पूछने की वजह भी है, चूंकि सिकंदर यादवेंदु के लिए जो कमरा एक सरकारी गेस्ट हाउस में आरक्षित कराया गया था, बुक कराया गया था, वो प्रीतम ने ही करवाया था और उसके प्रमाण आ गए हैं। कई जो फ़ोन कॉल्स हैं उसके डिटेल्स आ गए हैं। डिप्टी सीएम ने वो सारी बातें प्रमाण के साथ रख दी हैं। तो ऐसे में अब प्रीतम और सिकंदर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल साबित हो चुका है। तो जाहिर है अब प्रीतम से पूछताछ की आवश्यकता है कि आखिर प्रीतम से उसके क्या रिश्ते हैं। ये रिश्ता सिर्फ होटल या ये गेस्ट हाउस को बुक करने तक सीमित है, या परीक्षा को लेकर भी कोई रिश्ता है? आखिर 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बार आखिर फ़ोन क्यों कर रहे थे प्रीतम कमरे की बुकिंग के लिए? तो ये वो सारे पहलू हैं जिनके बारे में प्रीतम से पूछा जाएगा। और जाहिर है सिकंदर यादवेंदु जब वो आएंगे तो ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। क्या इनकी आपस में रिश्तेदारी है कोई? जी हाँ, ये बातें सामने आई हैं कि ये दोनों रिश्तेदार हैं। दरअसल मूलतः ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं सिकंदर यादवेंदु, और प्रीतम का भी समस्तीपुर में रिश्ता है, उनके ससुराल पक्ष का है। तो वहाँ से रिश्ता जुड़ता है इनका। बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। उनके संपर्क रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है, और तभी उसके लिए उन्होंने कई बार फ़ोन करके कमरे की बुकिंग कराई होगी। तो ये सारे वो बातें हैं जिसको ईओयू जानना चाहेगी कि ये रिश्ता आगे और क्या बढ़ता है, क्या परीक्षा में भी कोई मदद मिली, क्या उन तक भी ये प्रश्न पत्र पहुंचे थे, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब एजेंसी को जानने, और इसीलिए प्रीतम से पूछताछ के लिए एजेंसी ने उनको नोटिस जारी कर दिया है। यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में सीबीआई की जांच में कई बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पेपर को 5 से 6 लाख रुपए में बेचे जाने के इनपुट्स सीबीआई को मिले हैं। लीक पेपर डार्क नेट और इनकरप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किया गया था। 16 तारीख को ही यह लीक पेपर डार्क नेट और इन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट कर दिया गया। सीबीआई एनटीए यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन लोगों के संपर्क में है जिनकी जिम्मेदारी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की है और पेपर संभाल कर रखने की भी होती है। लेकिन अभी तक सीबीआई को यह पता नहीं चल पाया है कि पेपर को किसने और कहां से लीक किया। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120(b) और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एग्जाम 18 जून को 2 शिफ्ट में हुआ था और अगले दिन यानी 19 जून को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस बात के इनपुट्स मिले थे कि इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने पेपर को कैंसिल कर दिया था। इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच अब कहां तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल हुसैन, सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, धारा 120(b) यानी कि साजिश करना, और इसके साथ ही जो दूसरी धारा है यानी कि 420 धोखाधड़ी, इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन एफआईआर दर्ज अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस पेपर को लीक किया, इस बारे में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो सीबीआई के हाथ नहीं लगी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये हाथ लगी है कि ये पेपर जो है 18 तारीख को कंडक्ट कराया गया। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 शिफ्ट में 18 तारीख को इस एग्जाम को कंडक्ट कराया, और ये जो एग्जाम था, ये एग्जाम होने से 1-2 दिन पहले, यानी कि हम आपको बता दें कि सोमवार की रात या मंगलवार की सुबह इस पेपर के लीक होने की आशंका जो है वो सीबीआई को मिली है। साथ ही सीबीआई को यह जानकारी भी मिली है कि ये जो एग्जाम था, ये एग्जाम 5 से 6 लाख रुपए में, जो भी इसके मास्टरमाइंड्स हैं जिन्होंने इसको लीक किया, 5 से 6 लाख रुपए में इस एग्जाम को बेचा गया। और यह जानकारी जो है, हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अंडर में इंडियन साइबर क्राइम एक यूनिट आती है, उनको इस तरह के इनपुट्स मिले 19 तारीख को, यानी कि 18 तारीख को एग्जाम कंडक्ट हो गया, 19 तारीख को एग्जाम मिले कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ियां हैं, और इस तरह के इनपुट्स मिले कि
इस एग्जाम को लीक करने वाले जो लोग हैं उन्होंने डार्कनेट और कुछ अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं इनकरप्टेड, उन पर इनको लीक किया और 5 से 6 लाख रुपए में इनको बेच दिया। मंगलवार को एग्जाम हुआ और सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह ये एग्जाम जो है सोशल मीडिया साइट्स पर लीक किया गया। तो इस तरह के इनपुट्स फिलहाल सीबीआई को मिल गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम को करवाने की जिम्मेदारी जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की थी, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है कि जब इस एग्जाम को 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया तो उससे पहले इस क्वेश्चन पेपर को कहां पर रखा गया, उनको संभालने की जिम्मेदारी, कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए की थी। इसी वजह से न केवल एनटीए से इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है और अभय, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत सी बातें और सामने आएंगी और जो साइबर टीम इसमें काम कर रही है वो ये पता जरूर लगा पाएगी कि कहां से वो सोर्स पॉइंट कहां है जहां से पेपर पहली दफा अपलोड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए।